हेलो। कैसे हो बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूरे एंगस्ट्रम टीम की तरफ से, पूरे एंगस्ट्रम क्लासेस की तरफ से बच्चों, और स्पेशली मेरे साइड से बच्चों आप सभी का। तो आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं बच्चों। ये क्लास चैप्टर 1 आपके एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा आज की क्लास को, और चीज़ों को हम लोग एकदम सीक्वेंस तरीके से चीज़ों को हम लोग करते आए हैं, है ना। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट इस वजह से है बच्चों, क्योंकि ये क्लास आपका चैप्टर 1 का आज सम अप क्लास होगा। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को खत्म कर चुके होंगे और चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर रहे होंगे कि हमने आज के क्लास में बच्चों क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा बच्चों। चीज़ें कैसे 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 बदली, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखे, क्या क्या चीज़ें हमने देखी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी के हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले एक काम कीजिए, पहले हम लोग रिकॉलिंग कर लेते हैं कि अभी तक में हम लोग क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, क्या क्या पढ़े और क्या क्या समझे। तो आप लोग बात कीजिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है और उसके यूज के बारे में बात हो रही है, हम लोग सीख रहे हैं। तो हमने नेचर को समझा, है ना। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को समझा, सॉरी, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की। हमने इन सभी चीज़ों को बारी बारी से समझा, ये क्या है, इन तीनों में क्या क्या अंतर है। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के आपके देखोगे कि क्लासिफिकेशन की बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, इस रिसोर्सेज में हमने क्या क्या बात करी? हमने बात करी इसेंशियल फॉर लाइफ, फिर बात करी इसेंशियल फॉर मटेरियल, फिर बात करी हमने बच्चों इसेंशियल फॉर क्या, आप लोग बताइए, एनर्जी। ठीक है बच्चों, लाइफ में हमने क्या देखा कि जो जो हमारी रोजमर्रा के जीवन की जरूरत है, जैसे सन, विंड, एयर, एटीसी, है ना बच्चों, ये सभी चीजों को देखा। मटेरियल में क्या क्या हमने देखा? वुड, कॉटन, है ना, एटीसी। एनर्जी के रूप में कोल, पेट्रोलियम, एटीसी हमने देखा बच्चों। ये सभी हमारा क्लासिफिकेशन था बच्चों, क्लासिफिकेशन। और अगर बात करोगे बच्चों हमने और क्या क्लासिफिकेशन देखा, तो हमने और क्लासिफिकेशन देखा आपके आपके पहला जो है आप लोग देखें कि रीन्यूएबल के आधार पे, रीन्यूएबिलिटी के आधार पे आपने देखा, सीखा बच्चों। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद दूसरा आपने देखा, समझा, नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? तो ये दोनों चीज़ों को हमने देखा और समझा। रिन्यूएबल मतलब जिसका आप लोग फिर से इस्तेमाल कर पाओ, जिसको आप लोग फिर से रिसाइकिल कर पाओ, है ना। तो वैसे रिसोर्सेज जिसको आप लोग फिर से आप लोग रिसाइकिल कर पाओ, रीयूज कर पाओ, तो उसी रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने देखा कि वैसा संसाधन, वैसी रिसोर्सेज जिससे आप लोग फिर से आप लोग यूज ना कर पाओ, है ना। द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिन्यू और रिप्लेस इजिली और क्विकली, ये आप लोग बोल सकते हो बच्चों। तो ये हमने देखा और सीखा और समझा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या अंतर है, कौन कौन से रिसोर्सेज इस वाले कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज इस वाले कैटेगरी में आते हैं। हमने इन्हीं सब चीज़ों पर बात करी। फिर हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोगों ने बात करी ओवर यूज के बारे में। तो ओवर यूज से क्या क्या होता है बच्चों, हमने बताया आपको। ओवर यूज से पॉल्यूशन होता है,
डिफॉरेस्टेशन होता है, हेलो डिफॉरेस्टेशन, हेलो वाटर स्कार्सिटी। मैं बच्चों आप हेलो सभी को ये सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूँ, ये सभी चीजें हमने पढ़ा दी है। अगर आपको नहीं पता बच्चों तो हेलो आप हमारे सीरीज को फॉलो कर हेलो सकते हैं। क्लास हेलो 8 का प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब पे, हेलो आप लोग जाइएगा, एंगस्ट्रॉम क्लासेस को आप लोग सर्च कीजिएगा। एंगस्ट्रॉम हेलो क्लासेस को सर्च हेलो करने के दौरान हेलो ही आपको हेलो क्लासेस फॉर हेलो सोशल स्टडी हेलो एनसीईआरटी हेलो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, हेलो है ना। हेलो तो क्लासेस बाय विष्णु सर आपको दिखेगा, जहाँ पे आप लोग चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वाटर स्कार्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, उसके बाद आप लोग और भी सॉइल इरोजन, है ना। तो ये क्या करता है, ओवर यूज से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। ये सभी प्रॉब्लम के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कस किया था बच्चों। आपको आपकी क्लास में आपको याद होगा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कैसे जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, ह्यूमन हैबिटेट पे कैसे जो है अफेक्ट डालता है, पॉल्यूशन कैसे ह्यूमन अफेक्ट पे कैसे पॉल्यूशन डालता है, वाटर स्कर्सिटी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज के रूप में कैसे हमारे सामने दिखाई पड़ती है, जान पड़ती है। तो वो सभी हमने चीज़ों को देखा था। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का अपरदन, इससे क्या क्या क्षति हो रही है आज करंट सिनेरियो टाइम में आप लोग देखोगे। तो इन सभी चीज़ों पे हमने बात करी थी बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हमने बात करी थी वे फॉरवर्ड के बारे में। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो वे फॉरवर्ड में हमने देखा था, वे फॉरवर्ड में हमने देखा था कि भाई साहब फॉलो 3R प्रिंसिपल। आप लोग 3R प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। रिड्यूस, कम कीजिए, रीयूज, एक ही चीज़ को बार दोबारा यूज कीजिए, और रिसाइकिल, और हो सके तो उस चीज़ को यूज करने के बाद आप लोग उसको रिसाइकिल भी कीजिए। तो ये सभी इन सभी चीज़ों को देखा था। डिफॉरेस्टेशन की जगह आप लोग अफॉरेस्टेशन कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। वाटर स्कार्सिटी से बचने के लिए आप लोग वाटर को कंजर्व कीजिए, है ना, वाटर कंजर्वेशन स्कीम पे ध्यान दीजिए। सॉइल इरोजन से बचने के लिए आप लोग ज़्यादा मात्रा में आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, है ना, मिट्टी को बचा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मेजर्स लेके सॉइल इरोजन को बचाने के लिए आप लोग मेजर्स ले सकते हैं, और मिट्टी पे आप लोग बांध बना सकते हैं। उसके साइड साइड आप लोग देखोगे कि उसके लिए आप लोग व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो आप लोग बना सकते हो। आप लोग उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मेजर्स ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हमने बच्चों बारी बारी से बात करी थी। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पता होगा बच्चों, यहाँ तक चीज़ें हमने हमने कवर कर ली थी बच्चों। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों तो क्या बात आएगा, तो सर इतना चीज़ तो हम लोग चैप्टर 1 में देख ही लिए हैं, और क्या बाकी है। तो बच्चों और बाकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इस क्लास में हो सके तो चैप्टर खत्म कर लेंगे। आपका 2 पॉइंट बाकी है। एक कंसेप्ट आपका, एक ये कंसेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये आपका वे फॉरवर्ड में ही आएगा, और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, ये दोनों वे फॉरवर्ड में ही आएगा, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट वालों में नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वे फॉरवर्ड मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या बोल रहा है, द केयरफुल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज so that they last for a long time and remain available for future generation। तो इसका मतलब क्या कह रहा है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यूज करेंगे, वो तो कोई रोक नहीं सकता, या फिर हम लोग भी अपने आप पे लिमिट इतना नहीं कर सकते कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ही करना बंद कर देंगे। हर एक चीज तो नेचर से ही आ रही है, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बंद कर सकते हैं, कभी स्टॉप नहीं कर सकते बच्चों। लेकिन हम लोग इसको यूज करने का एक प्रॉपर प्लान तैयार कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए प्रॉपर हम लोग मेजर्स ले सकते हैं बच्चों। वो मेजर्स क्या होंगे, वो आइडियाज क्या होंगे, वो प्लान क्या होंगे बच्चों। वो प्लान हमारे होंगे बच्चों केयरफुल एंड वाइज यूज, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, है ना। तो हम लोग
केयरफुल तरीके से उसका यूज़ करेंगे और बुद्धिमत्ता के आधार पर हम लोग उस चीज़ का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, है ना। तो केयरफुल और वाइज यूज क्या है? अब क्यों ये होगा? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये आपका लंबे समय तक चल पाए, लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो है रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, और ये हम लोग इतना यूज कर पाए कि हमारा ज़रूरत पूरा हो जाए, और उस ज़रूरत के पूरे होने के बावजूद भी रिसोर्सेज इतनी पर्याप्त मात्रा में बची रहे कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, है ना, वो भी उस रिसोर्सेज का उपयोग या उपभोग कर पाए, है ना बच्चों। तभी तो हम लोग एक अच्छे पेरेंट, एक अच्छे जनरेशन जिसको हम आने वाले हमारी पीढ़ी याद रखेगी बच्चों। नहीं तो वो हमें गाली देगी कि भाई साहब सारा जो है सेल्फिश इंसान लोग भरा हुआ था, अपना सब कुछ यूज करके चला गया और हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं, है ना कंजर्व करके रखा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जनरेशन को बचाने के लिए भी हम लोग चीज़ों को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। अब केयरफुल और वाइज यूज कैसे होगा? तो केयरफुल और वाइज यूज ऐसे होगा, यही आपका प्रिंसिपल होगा कि आप लोग इस तरीके से यूज कीजिए, ये काम कीजिए, अफॉरेस्टेशन कीजिए, 3R प्रिंसिपल को अपनाइए, वाटर को कंजर्व कीजिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए जो है प्रॉपर मेजर्स लीजिए, है ना। और आप लोग अगर बोल सकते हो, ये 3-4 पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसलिए कि आप लोग के पास मटेरियल अवेलेबल हो बच्चों, कि आप लोग उसको कहीं एग्जाम हो, कहीं टेस्ट हो, तो आप लोग के पास मटेरियल हो, आप लोग लिख पाओ उस चीज़ को। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो बात करने के दौरान हम लोग बहुत सारे मेथड्स को देख सकते हैं। जैसे आप लोग ये चारों को तो देख ही लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम लोग जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था आपका, है ना, फिर आपका पेरिस क्लाइमेट जो है ट्रीटी थी, तो वो सब ट्रीटीज को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सभी कंट्रीज को साथ में ला सकते हैं। उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। इंडिया सामने से अपनी पहल कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है कि भाई साहब जो है बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, ग्रेव कंसर्न है, क्लाइमेट चेंज को बचाना ही होगा हर हाल में, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कैटर करना होगा। तो इस तरीके से जब इंडिया अपना पहला कदम रखेगा तो बहुत सारे कंट्री इनके सपोर्ट में आ सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन इंडिया का बच्चों, ये हमारे दुख की बात है, वो बहुत बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2026 करंट सिनारियो है, और आज 2026 में ही हम लोग इतना एक्सेस हीट वेव को फील कर पा रहे हैं जितना हमने पहले के 5 साल 10 साल में किया नहीं। हमारे लिए एक्सेस टेम्परेचर को फेस करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजेस होती जा रही है। आने वाले टाइम अगर 2-3 साल 4 साल 5 साल ऐसा रहा तो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन होने वाला है। एक आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड वाइड लेवल में पैंडमिक जो है इशू हो चुका है, हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन है वो खतरे में आ जाएगी। हम लोग दिन को निकल करके रोड पे पहले काम कर सकते थे, मार्केट जा सकते थे, कोई चीज खरीद सकते थे। अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सोसाइटी वैसे बनेंगे जिसका जिसका छत जो होगा वो पूरे आपके एटमॉस्फेयर को बचा करके रखेगा, हीट वेव को अंदर आने नहीं देगा। दुबई में आई थिंक वैसा तैयार भी हो रहा है। तो इस तरीके से सिविलाइजेशन जो है अपने मेजर्स को ढूंढेगी कि कैसे बचा जाए। लेकिन मेन मेड तरीका कितना भी क्यों ना किया जाए, लेकिन आप प्रकृति के मार से बच्चों नहीं बच पाओगे। जब प्रकृति अपना हथियार उठाती है तो उसका हथियार और उससे होने वाला जो क्षति है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे उबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने कोविड-19 पैंडमिक देखा होगा, कितना ज़्यादा सिचुएशन जो है, कंडीशन हमारा ख़राब था। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे,
गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। कितनों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अ, हमारा हॉस्पिटल, हमारा बेड, हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बताऊँ मैं आपको, आप लोग जान रहे होंगे। अगर आप लोग चूँकि 8 क्लास के बच्चे हो तो आपने 2020-2021 देखा होगा, जब हमारे मम्मी पापा घर में बैठे हुए थे, आपके मम्मी पापा घर में बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बहुत लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पा रहा था, बॉडी को जलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा हार्श जो है कंडीशन हम लोग देख चुके हैं बच्चों। और आने वाले टाइम में अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर से कोई ऐसा कंडीशन होता है बच्चों, तो सोचिए हमारे लिए कितनी दुख की बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी। हम लोग उसको चाह के भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज आप देखो, जो क्लाइमेट चेंज का असर आपके पूरे पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारे कोस्टल एरियाज पे पड़ रहा है। मतलब क्या है कि अगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऐसा ही बढ़ता रहा तो आप एक एक टाइम में आप लोग देखोगे कि पूरा जो है वर्ल्ड का जितने भी कोस्टल एरियाज में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ बने हैं, जैसे इंडिया में अगर आप लोग बात करोगे तो मुंबई है जो आपका समुद्री किनारे है, गोवा है जो समुद्री किनारे है, उड़ीसा है जो आपका समुद्री किनारे है, आंध्र प्रदेश में आप लोग देखोगे कि विशाखापट्टनम है जो समुद्री किनारे है ना। तो ये सभी शहर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे ओशन में। और आप लोग बच्चों देख सकते हो, इसका परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हो। ये दिन दूर नहीं है, ये चीज आ चुका है, वेलकम हो चुका है इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो सर आप क्या फालतू का बात कर रहे हो सर, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ है, ये तो है कहानी। अगर मैं आपको बच्चों गलत साबित कर दूँ तो आप लोग अभी, आपके पास इंटरनेट होगा, फ़ोन होगा, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद आप लोग सर्च कीजिएगा टुवालू आइलैंड सबमर्ज, ठीक है, ये आप सर्च कीजिए, आपको प्रॉपर पता चलेगा क्या है सिनेरियो। एक पूरा का पूरा आइलैंड है, जिस जो ये कंट्री है, आइलैंड कंट्री के रूप में, जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस कंट्री को अब खाली कराया जाएगा, क्योंकि ओशियन का जो लेयर है, ओशियन का जो वाटर है, वो इस कंट्री को आने वाले 5 से 10 साल में डुबा देगा, पूरे तरीके से सबमर्ज हो जाएगा। अब जब ये सबमर्ज हो जाएगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, इनकी ट्रीटी हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया जो है इनका जो है वेलकम करेगा, और फिर यहाँ पे लोग सेटल होंगे। ऑस्ट्रेलिया अपनी लैंड देगा, अपना एम्प्लॉयमेंट देगा, सबको वीज़ा पासपोर्ट देगा, तो इस तरीके से फिर वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बनेंगे। तो समझिए बच्चों कि ये कितना ज़्यादा ग्रेव कंसर्न है। 5 से 10 साल में ऐसा पॉसिबल है कि कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, और कोस्ट पे जितने भी डेवलप सिटी हैं, डेवलप आपके शहर हैं, वो सभी सबमर्ज हो जाएंगे। और 5 से 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद हो सकता है, 200 साल बाद हो सकता है कि आधा का आधा ज़मीन डूब जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंजेस है। आपको किसी भी हाल में, आपको हमें, आपको हमको हर मिलकर जो है एक भरसक प्रयास करनी पड़ेंगी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए हम लोग को खुद से प्रयास करना पड़ेगा बच्चों, छोटे लेवल पे। और गवर्नमेंट को इसके साथ साथ बहुत सारे रूल बनाने पड़ेंगे। आज आप देखते हो कितने कल कारखाने, जो फैक्ट्रीज है हमारे इंडिया में रन करती है, तो ये क्या करती है, ये सारा कचरा, सारे वेस्ट मटेरियल जितने भी निकलने वाले हैं वो रिवर में जाके उड़ेल देती है। और इन लोग का पहले से मैच फिक्स रहता है, गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, सबका चेक एंड बैलेंस है बच्चों, बना हुआ है। लेकिन लोग इतने भ्रष्ट हैं, लोग इतने करप्ट हैं कि हमारे जो नीति नियंता हैं, जो नीति बनाने वाले हैं, और उसका जो
मैं उसको उस नीति को मैनेज करने वाले लोग हैं वही करप्ट, जिनको देखना चाहिए जाके हमारे जिला अधिकारी, हमारे डीएम, कि भाई साहब जो फैक्ट्रीज हमारे क्षेत्र में, हमारे एरियाज में है, वो अपना वेस्ट मटेरियल प्रॉपर उनके लिए स्ट्रक्चर से वो चीज़ों को मैनेज कर रही हैं या नहीं कर रही। लेकिन अगर उनके पास कमीशन पहुंच जा रहा है महीने का, साल का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलने दो फैक्ट्री, चलने दो रिवर, जाने दो वेस्ट मटेरियल रिवर में, गंदा होने दो, गंगा यमुना सरस्वती, हर एक कुछ, हमको क्या दिक्कत। हम तो अपना भाई साहब फॉर्च्यूनर और इनोवा और स्कॉर्पियो इन सब चीज़ों में चल ही रहे हैं, बड़े बड़े बंगला हैं ही हमारे पास बने हुए। अभी हाल में ही खबर आया है बच्चों की 50 जो आईएएस है वो रातों रात करोड़पति बन गए। वो कैसे बन गए? वो उस जगह पे थे जहाँ पे उनको मालूम था कि भाई साहब यहाँ से हाईवे पास होने वाला है इस जमीन से, और उस जमीन को पहले से वो खरीद लिए तो भाई साहब जब हाईवे पास हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी जमीन का दाम 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा, और जब 10 गुना 20 गुना बढ़ गया तो वो लोग रातों रात करोड़पति हो गए। तो ये अपने आप में कितनी ज्यादा क्रिटिकल चीजें हो चुकी हैं। आज आप प्रेजेंट टाइम में फील करोगे, अभी तो आप बच्चे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी किसी भी चीज़ की, आपके गार्जियन आपके लिए चीज़ों को मैनेज करते होंगे, लेकिन आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 2 साल 4 साल 5 साल बाद कॉलेज में जाओगे, कहीं हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा है तो आप लोग फील करोगे, आप लोग देखोगे कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। लोग 2 कौड़ी 2 पैसे में बिक जाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी बच्चों वो अब उसको मैंने नहीं करते, और सारा इसका भुगतान करना पड़ता है आम जनता को, आम नागरिक को, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन। तो यही फ्यूचर जनरेशन हमारा कहता है कि आप लोग इस चीज़ का उपयोग कीजिए अपने सावधानी पूर्वक और अपने दिमाग के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे चीज़ों को यूज कीजिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, इनको कोई खतरा ना हो, ये फिक्स हो बच्चों। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है ना। अब आते हैं बच्चों हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल का मतलब है बच्चों सतत, और डेवलपमेंट का मतलब है विकास। सस्टेनेबल का मतलब होता है बच्चों सतत, और डेवलपमेंट का मतलब विकास, सतत विकास हिंदी में कहते हैं हम लोग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, देखिए पढ़िए समझिए। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। अब कहने का मतलब क्या है कि एक डेवलपमेंट की वैसी प्रक्रिया, एक डेवलपमेंट का वैसा तरीका जहाँ पे आप लोग विकास तो करो ही करो, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान हैं, उससे होने वाले जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, उसका असर फ्यूचर जनरेशन पे ना पड़े, और हमारा डेवलपमेंट भी पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम लोग अपने डेवलपमेंट को करने के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए हम लोग फ्यूचर जनरेशन के नीड से कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम लोग इतना ज़्यादा पेट्रोलियम यूज़ कर लें कि भाई साहब आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोलियम बचा ही ना रहे। वो बाइक कार तो चला ही नहीं पाए, लेकिन उससे होने वाले रिलेटेड जो बड़े बड़े रिसर्च हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को रन करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है नेचुरल गैस, कोयल, पेट्रोलियम, इन सब का बहुत वाइड लेवल पे यूज़ होता है। तो वो हेल्थ केयर सभी जो है पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बिगड़ जाए। इस तरीके से भी हमें चीज़ों को यूज़ नहीं करना है बच्चों। तो वही कहता है कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विकास तो हो, लेकिन वो विकास बिना भविष्य के पीढ़ियों को
बिना क्षति पहुंचाए वो विकास संभव हो। तो उसी विकास को हम लोग कह रहे हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग देखोगे तो ये जो डेवलपमेंट है बच्चों, ये यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन आप लोग सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इसके संस्था हैं WHO, ICJ, ICJ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनेस्को, यूनिसेफ, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये सभी क्या है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो ये सभी क्या है? ये सभी बॉडी है यूनाइटेड नेशन के जो पूरे वर्ल्ड में हर एक सेक्टर में काम करती है। WHO हेल्थ के सेक्टर में काम करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय दिलाने के मामलों में काम करता है। जैसे मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी कंट्री के बीच तो उसका निपटारा ICJ में होगा। यूनेस्को आप लोगों ने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में घोषित किया गया। तो उस हेरिटेज को कौन कंजर्व करता है, कौन मैनेज करता है? यूनेस्को मैनेज करता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, किसी खास देश में किसी खास जगह पे बच्चों का स्थिति अगर खराब है तो चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी फंड अवेलेबल कराने का काम कौन करता है? यूनिसेफ करता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पूरे दुनिया पैन इंडिया लेवल पे लेबर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, लेबर के लिए जो कानून नियम बनाए गए वो किनके द्वारा बनाए गए हैं? ILO के द्वारा बनाए गए। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है कि उसको रुपए पैसे की जरूरत है तो उसका किसी को कर्ज लेने की जरूरत है, वो कौन दिलवाएगा? IMF दिलवाएगा। वर्ल्ड बैंक हर बैंक के चीज़ों को मैनेज करता है, नियंत्रण रखता है, सभी कंट्री के बैंक इससे संपर्क रखते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन है। और यूनाइटेड नेशन फिर इस सेक्टर में भी काम करेगा, जाहिर सी बात है, इतने सारे सेक्टर में काम कर रहा है तो इस सेक्टर में भी काम करेगा। तुम लोग सोचोगे बच्चों, है ना? तो जब इस सेक्टर में ये काम करेगा तो ये काम किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इस सेक्टर में काम के दौरान इसका एक गोल है जिसको हम लोग SDG गोल बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, ये हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या प्रोग्राम में क्या है? 17 SDGs हैं हमारे पास, है ना। मतलब कहने का मतलब कि 17 गोल हैं, ठीक है बच्चों। 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम, जैसे कि 2030 तक, 2030 इसकी लिमिट है, 2030 तक हर एक कंट्री में से पूरे तरीके से स्टारवेशन खत्म हो जाना चाहिए। स्टारवेशन इट मीन्स भूखमरी, कोई भी लोग जो है किसी कंट्री में भूखा ना सो। आप लोग इमेजिन कीजिए कि आज पूरे कंट्री में इंडिया में अगर बात करें तो कितने लोग जो है डेली भूखे सोते होंगे। यहाँ पे इंडिया में हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं और जिस देश में 80 करोड़ आबादी जो है फ्री राशन पे डिपेंड हो, वो देश क्या ही डेवलप कर पाएगा। और उसके बावजूद भी कितने लोग जो है भूखे सोते हैं। तो ये हमारा एक गोल है। बहुत सारे गोल हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो कि क्या क्या गोल है हमारे पास। अगर मैं बताऊं आप लोग को तो आप लोग देख भी सकते हो, एक सेकेंड।
देखिए बच्चों, यही है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूएन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्या क्या कह रहा है गोल, मतलब हमारी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये लक्ष्य आपके 2020 2030 तक है कि सभी कंट्री को ये गोल अचीव कर लेना है। पहला गोल क्या है कि नो पॉवर्टी। पहला गोल ये है कि पॉवर्टी हर आपके कंट्री से खत्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हो, तो कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए। गरीबी आप अपने देश से मिटा लीजिए। इंडिया में लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी है ही नहीं, गरीबी है ही नहीं। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे गरीबी का आलम क्या है। जीरो हंगर, कोई भी बच्चा जो है भूखा ना सोए, है ना। हंगर इंडेक्स में जो है काफी बेटर परफॉर्म करे। आज इंडिया का पॉवर्टी रैंकिंग देख लो और जीरो हंगर हंगर इंडेक्स देख लो। गुड हेल्थ एंड वेल बींग, मतलब स्वास्थ्य की चीजें अच्छी हो, जीवन जीने का शैली अच्छा हो, है ना। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग देखते हो कि फीमेल जब क्या बोलते हैं, फीमेल को एक बेटर इन्वायरमेंट मिले, है ना, बेबी को जन्म देने से लेके उसके पालन पोषण तक, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट उसकी मदद करे। तो ये सभी चीज़ें, अच्छा एक स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, बच्चों का हर प्रकार का टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले। चौथा गोल है कि हम लोग पूरा कंट्री जो है क्वालिटी एजुकेशन सबको दिलाएं। आज इंडिया में आप लोग देख लीजिए कि इंडिया क्वालिटी एजुकेशन क्या है। इंडिया में अगर आप लोग यूपी बिहार के खास इलाके से आते हो, तो आप लोग बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे आप लोग देखिए कि पढ़ाई क्या है। आज जितने भी अगर लोअर मिडिल क्लास के फैमिली भी इंडिया में अगर रहते हैं, ये हार्श रियलिटी है बच्चों, आप लोग को समझना अभी से ही पड़ेगा। आज जितने भी लोग रहते हैं यूपी बिहार वाले इलाके में, अगर लोअर मिडिल फैमिली से उनके पास थोड़ा सा भी पैसा है, तो वो अपने बच्चे को कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है, कोई व्यवस्था है ही नहीं, है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, लड़का और लड़की को समान जो है रूप से देखा जाए, उनको समान अपॉर्चुनिटी मिले, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन हो, साफ पानी और साफ चीज़ों को हम लोग अवेल कर पाए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, मतलब एनर्जी के रूप में हम लोग अफोर्डेबल हो चीज़ें हमारे लिए, मतलब पेट्रोल का ज़्यादा दाम ना हो, है ना, गैस का ज़्यादा दाम ना हो। लेकिन इंडिया में आज आप लोग देख लीजिए, अभी ईरान और वॉर वगैरह चल रहा है, तो जिसके वजह से पेट्रोल अभी कुछ दिन पहले 105 रुपये था, आज 113 रुपये है। डेली जो है पेट्रोल का प्राइसेस हाइक हो रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाएगा कहाँ से, वो इतने पैसे लाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन क्रिएट करती है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अच्छा वर्क लाइफ आपका हो, वर्क स्टाइल अच्छा हो, काम करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिले। जहाँ पे आप किसी कंपनी में आप काम करो, किसी वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करो, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को लगाएं, इंडस्ट्री हमारे कंट्री में ज़्यादा हो, इनोवेशन की बात हो, है ना, नवाचार, जहाँ पे नई नई चीज़ों को खोज किया जाए। आज चाइना हमसे कितना आगे, क्या क्या चीज़ में डेवलपमेंट वो लोग कर रहा है। अभी तक एआई में हम लोग बात कर रहे थे, एआई में सारे कंट्री जो है अपना लीड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया आज एआई में बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुका है। और इंडिया को एआई में पकड़ बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल है, दिख नहीं रहा है कहीं से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो, रिड्यूस इनक्वालिटीज, असमानता को हम लोग कम कर दें, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़ हो, बहुत सारे ऐसे शहर बना जाए जो सस्टेनेबल हो, कोई भी रिसोर्सेज वैसा यूज़ ना करे जो भाई साहब आने वाले फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम दे। रिस्पॉन्स एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हो, है ना। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आई थिंक।
समझ रहे हो बात को, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हो, मतलब एक जिम्मेवार तरीके से चीज़ों को मतलब उसको प्रोडक्शन किया जाए, उसका प्रोडक्शन किया जाए और उसका कंजप्शन एक बेटर तरीके से हो। आज हम लोग अगर प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो वो चाहे आपका फूड इंडस्ट्री हो या फूड पॉलिसी हो, फूड स्कीम हो, पनीर नकली, दही नकली, मिठाई नकली, फूड जो है वो 6-6 महीने पहले पुराने का फूड पैकेज होके आ रहा है। कितने लोग मिड डे मील की योजना से मर जा रहे हैं, कितने गरीब बच्चे, आए दिन आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे। तो ये सभी क्या है, हमारे फेलियर, सिस्टम ऑफ फेलियर है। तो ये इंडिया में होने की ज़रूरत मांगता है। क्लाइमेट एक्शन में हम लोग अच्छा कर पाए। लाइफ जो है बिलो वाटर, हमारे धरती पे लाइफ अच्छा हो वो एक अलग बात है, लेकिन बिलो वाटर, जमीन के पानी भी लाइफ अच्छी हो, जो जमीन सॉरी पानी के नीचे रहने वाले जो जीव है उनकी भी लाइफ अच्छी हो। अगर एग्जाम्पल लोगे आप इंडिया में, तो इंडिया में गंगा जो हमारी रिवर है, होली रिवर गंगा, उसमें गंगैटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। आज उनका जनसंख्या कम हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गंगा में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। लाइफ ऑन लैंड, जमीन के ऊपर भी जो है जीवन अच्छा हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब का जीवन अच्छा हो। आज आप देखोगे कि कितने बर्ड जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। आज आपको गौरैया कहीं नहीं दिखेगी, कौवा आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे आसपास से। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो, मतलब शांति की व्यवस्था हो, न्याय की व्यवस्था हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन अगर हम लोग इसमें भी बात करें अपने कंट्री की, आप लोग थोड़ा सा बच्चों सोचोगे कि सर आप लोग तो सारा बुराई ही कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये जो रियलिटी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो रियलिटी है मैं उसी में बात कर रहा हूँ। एक भी चीज़ इसमें आप लोग कह लो कि भाई साहब ये नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही है, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ अच्छी कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से और जिस रफ्तार से कर रही है उससे इट माइट बी पॉसिबल कि चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है ना। ये 100% पॉसिबल है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमें बहुत ही ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत है और नो डाउट गवर्नमेंट थोड़ा मोड़ा काम ठीक कर रही है, लेकिन इन सभी चीज़ों पे अगर बारी बारी से ध्यान दिया जाए, चुनाव पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके पॉलिसी मेकिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दो, इन बेसिक चीज़ों को पूरा करने में आप लोग ध्यान दो, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और ये हम लोग पार्टनरशिप बनाए इस गोल्स को अचीव करने के लिए बच्चों। समझ रहे हो बात को? तो ये हमने देख लिया बच्चों 17 गोल, 1 2 3 4, और ये 17 नंबर देख रहे हो आप लोग। तो 17 एसडीजी के बारे में मैंने बताया, और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये हमने बताया बच्चों। तो आई होप बच्चों आज आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही चीज़ों को आप लोग जाने होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, है ना। तो यही हमारा तरीका है बच्चों कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक सोचने वाला प्राणी बनिए। आई वॉन्ट यू टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर बच्चों। कि सोशल स्टडी कभी भी रटने का तरीका है ही नहीं। जो बच्चे सोचते होंगे कि सोशल स्टडी एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ये पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमें तो मेडिकल फील्ड में जाना है, लेकिन आप लोग बच्चों मेरा बिलीव कीजिए, सोशल स्टडीज आपको एक बेहतर व्यक्तित्व प्रदान करती है, आपको सोचने समझने और लाइफ में डिसीजन लेने का बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी देती है ना। ये बिल्ड कराती है आप लोगों को कि आप लोग एक बेटर इंसान बन पाओ। आप भले इंजीनियर हो, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कहीं आप लोग पॉलिटी को अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लाइफ में वैसा इंसिडेंट आएगा जहाँ पे आपको कोर्ट का चक्कर, आपको पुलिस का चक्कर आपको लगाना ही पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपके पास पॉलिटी आप नहीं पढ़ोगे, बेसिक राइट के बारे में नहीं जानोगे, तो आप लोग नहीं सीख पाओगे। आप भले इंजीनियर डॉक्टर हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि भाई साहब रास्ते पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, जिससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आज हमारे देश में बच्चों की स्थिति क्या है, तो हम लोग इसके लिए मॉरली और एथिकली हम लोग रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं मान पाएंगे। ये अपने आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। तो सोशल स्टडीज बहुत ही जरूरी है लाइफ के लिए,
एक परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए सोशल स्टडीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, सोचने वाला इंसान बनाती है। ठीक है? तो चलिए, आज के क्लास में इन सभी चीज़ों को हमने बारी-बारी से देखा। आई होप आपका जो प्यार है, आप लोग जो सीख पा रहे होंगे वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और ऐसे ही अपना आप लोग प्यार दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में, जिससे हमें एक छोटी-सी मोटिवेशन मिलती रहे बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्लास आपका, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपका खत्म हो चुका है ना? हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास 8 के एनसीईआरटी सोशल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है आपका आपका नेक्स्ट चैप्टर आप लोग याद कीजिए बच्चों, हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपका चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिटिकल इंडिया रीशेपिंग पॉलिटिकल मैप, है ना? इंडिया रीशेपिंग पॉलिटिकल मैप या फिर रीशेपिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इस तरीके से चैप्टर है आपका, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग हो सके तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद, इस सारे कंटेंट को पढ़ने के बाद आप लोग बुक रीडिंग कीजिए एनसीईआरटी का, तो आपको एक वाइड नॉलेज मिलेगा। आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, और सर जो है वो कितने लेवल तक चीज़ों को हम लोग को समझा पाने में कंफर्टेबल रह पाए। आपको ये मेरी गारंटी है बच्चों, आप लोग अगर इतना पढ़ लिए, आप हमारे सीरीज को फॉलो कर लिए, आपको बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनसीईआरटी से 10 से 20% नॉलेज मैं जो हूँ आपको एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड कराऊंगा हमेशा। ठीक है? और उससे ज़्यादा ही नॉलेज आप लोग को दूंगा। ठीक? तो ये मेरा भरोसा है बच्चों, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपना भरोसा बनाए रखिए, और आप लोग चाहे तो आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ये जो मैंने जितनी भी टॉपिक्स आपके सामने अपर लिमिट जाके बात करी, ये आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है या नहीं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है बच्चों, जो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपके सामने डिस्कस करी। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।